दोस्तों नमस्कार। अगर आप एसएससी या फिर रेलवे की तैयारी करते हैं या फिर आप अपने स्टेट की एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं टॉप एमसीक्यू की प्रैक्टिस, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो भी आपका वनडे एग्जाम है जहां पर सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप क्लास को पूरा देखना और अब जो भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं उसे आप ही सीख लेना, ठीक है। तो देखिए आज का जो आपका पहला प्रश्न है वह क्या है। पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 8000 किस वर्ष लॉन्च किया गया था। ये हमारे देश से क्या था, पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर। इसे कहां पर लॉन्च किया गया था और कब किया गया था, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो इसे लॉन्च किया गया था 1991 में। कहां पर, IIT BHU। BHU कहाँ पे है, यह है वाराणसी में, यानी कि बनारस में, यूपी, उत्तर प्रदेश। कोई दिक्कत है तो बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको बस इतना ही याद करना है, IIT BHU में इसे इंस्टॉल किया गया था पहली बार जब इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी, यानी कि पहली बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो किया गया था भाई सबसे पहली बार 1948 में। आपका राइट आंसर है 1948। लेकिन उसमें हमारे देश के औद्योगिक मंत्री कौन हुआ करते थे, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप उनका नाम याद रखना और इसे आप नोट कर लेना। उनका नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये हमारे देश के औद्योगिक मंत्री हुआ करते थे 1948 में, ठीक है, 1948 में। इन्हीं के द्वारा पहली बार औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। कोई दिक्कत है इसमें तो बिल्कुल नहीं। अब ऐसा प्रश्न आएगा तो बताइए कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा, कम होगा कि ज्यादा होगा। केंद्र में भारत में पहली गठबंधन की सरकार कब बनी थी, सबसे पहली बार गठबंधन की सरकार कब बनी थी। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो भाई समझ लो कि सबका सही होगा, ठीक है। आपने सुना होगा जनता पार्टी के बारे में, सुना है नहीं? अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा जनता पार्टी के बारे में, ठीक है। जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 में, जो कि एक गठबंधन की सरकार थी। और उस जनता पार्टी को लीड करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था मोरारजी देसाई। क्या नाम था? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, ठीक है। इन्हें भारत रत्न भी मिला था। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्या आपको याद है? क्या आपको याद है इसके बारे में कि इन्हें कब मिला था? नहीं। अगर आपको याद नहीं है तो आप खोज कर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए भी कुछ होमवर्क मिलना चाहिए। 1991 और 1992। आपको मैं यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको ये बताना है कि 1991 मिला था या फिर 92 मिला था, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना, तो बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2009 से 2014 के बीच की अवधि के दौरान भारत में किस प्रकार की सरकार थी, यानी कि कैसी सरकार थी। तो आप जानते होंगे 2009 से 2014 के बीच में हमारे देश में यूपीए की सरकार थी। किसकी सरकार थी? यूपीए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। जिस प्रकार से अभी आपका क्या है, एनडीए की सरकार है, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये क्या है? एक अलायंस है। उसी प्रकार से यूपीए क्या था? एक अलायंस था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी कि उसमें कांग्रेस इसे लीड करती थी। पता है आपको? पता होगा। और उस जमाने में यानी कि उस समय हमारे देश के जो पीएम हुआ करते थे, उनका नाम क्या था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या नाम था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और 2014 के बाद ही इस पार्टी की हार हुई और कौन जीतते हैं? उसमें जीत जाते हैं एनडीए, जिसे लीड करती है बीजेपी, यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार। मोदी जी लीड करते हैं। आपको पता होगा, इसके बारे में ज्यादा ज्ञान देना उचित है? बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। तो आप बता सकते हो कि 2009 से 2014 के बीच में गठबंधन की सरकार थी। कैसी थी? गठबंधन की सरकार। यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन निम्नलिखित में से किसमें सर्वप्रथम दिखाई देता है? कहां पर दिखाई देता है? भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन 1895 के स्वराज विधेयक में, या फिर 1905 के बनारस कांग्रेस सम्मेलन में, 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन में, या फिर 1923 में स्वराज्य पार्टी में। कहां पर दिखाई देता है जी? तो आप बताइएगा कि 1895 के
स्वराज विधेयक में। किसमें? 1895 के स्वराज विधेयक में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप यहाँ पर बताइए कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका स्लोगन था, किसका नारा था? पता है आपको? पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि किस व्यक्ति ने, किस महापुरुष ने कौन सा नारा दिया था। ठीक है, तो आप नाम याद रखना, बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम था उनका? उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, इसी प्रकार से और बहुत सारे हमारे देश से महापुरुष हुए और सभी ने कुछ नारे दिए थे और सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इनकलाब जिंदाबाद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, या फिर दिल्ली चलो, आराम हराम है, करो या मरो। बहुत सारे नारे हैं, आप सब कुछ याद रखना। ठीक है, क्योंकि आपसे एग्जाम में सब पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि आपसे केवल यही पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद होना चाहिए। अगला है कि राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? इसे हम लोग कहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, किस स्टेट में? तो आपको बताना है किसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक जिला है, एक जिला है जिसका नाम है नेल्लोर। नाम पता है आपको? पता होगा। ये वहां पर एक जिला है जिसका नाम है नेल्लोर। इसी जिले के पास में एक पक्षी विहार है, एक वहां पर पक्षी विहार है। और वो जब इस मेले का आयोजन होता है, यानी कि जब यह फेस्टिवल वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, इससे वहां पर 3 दिनों के लिए मनाया जाता है। और वहां पर उसी समय विभिन्न क्षेत्रों से, अलग अलग रीजन से बहुत सारे पक्षियां वहां पर जमा होते हैं। इससे क्या होता है, लोगों को वहां पर विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देखने का मौका मिलता है। इसकी वजह से उन्हें बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के बारे में समझ में आता है। और विभिन्न प्रकार के इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे वहां पर कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, जिससे कि लोगों को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, इसे लेकर के तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में। लेकिन इसे हम लोग कहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं भाई? क्या आपको याद हो गया? तो आंध्र प्रदेश में। कौन सा पर्व? राजहंस पर्व। कौन सा पर्व? तो राजहंस फेस्टिवल, राजहंस पर्व। कितने दिनों के लिए? तो 3 दिनों के लिए। विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? उनका नाम क्या है? जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, उनके ऑथर का नाम आपको याद होना चाहिए, चाहे वो आपका इंडियन हो या फिर आपका फॉरेनर हो, मतलब कहीं का भी हो, आपको याद होना चाहिए जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, पॉपुलर हैं, उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक का नाम क्या है? उनका नाम है J.K. रावलिंग। क्या नाम है? J.K. रावलिंग। ठीक है, ये सभी क्या है? राइटर हैं, ये भी ऑथर हैं, इनके भी बहुत सारे बुक्स हैं। आप उनके बारे में भी पढ़ना और याद रखना, क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो यहाँ पर बताया गया यही आएगा, ये नहीं भी आ सकता है और आ भी सकता है, चांसेस दोनों हैं। अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी को किस मुगल शासक के द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? यानी कि मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था किसके द्वारा? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या फिर अकबर? तो आप बताइएगा कि अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था फतेहपुर सीकरी को। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है आगरा। उसी आगरा में फतेहपुर सीकरी है, जहां पर ताजमहल है। पता है आपको? पता नहीं है? होगा, झूठ नहीं बोलना है, पता होगा। तो देखिए, इसे बनाया गया था 1573 में। कहीं पर आपको मिलेगा 1572, लेकिन आप याद रखो 1573 में बनाया गया। लेकिन 1585 में, यानी कि लगभग 10-12 साल बाद, उन्होंने अपनी राजधानी को बदल लिया था। फिर उसके बाद कहाँ बनाया? तो उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर। ये कहाँ पे है? यह अभी पाकिस्तान में। लेकिन उस जमाने में पाकिस्तान नाम का कोई जगह था नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो बाद में बना है 1947 में। उससे पहले तो था नहीं, जब अकबर हुआ करता था। तो अकबर कहाँ चला गया? लाहौर। लाहौर में क्या किया? अपनी राजधानी बनाया, वहां पर अपनी राजधानी को स्थापित किया। लेकिन ऐसा क्यों? कुछ कारण होगा, तो बिल्कुल कारण है। तो आप जानते हैं कि हमारे देश में जितने भी इतिहास में आक्रमण हुए, ये कहाँ से होते थे ज्यादातर? तो आप बताइएगा कि उत्तर पश्चिम दिशा से, यानी कि जो आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उस रास्ते से। तो क्यों न हम आक्रमण से बचने के लिए, या फिर आक्रमण को वहीं पर रोकने के लिए, या फिर लड़ाई करने के लिए, हम उससे अंदर आने ही नहीं देंगे, भारत में प्रवेश नहीं करने देंगे, उससे हम बॉर्डर पे ही रोक देंगे।
ताकि अपने देश की जो भी जनता है उसकी रक्षा की जाए या फिर अपने साम्राज्य की रक्षा की जाए। इसी की वजह से इन्होंने अपनी राजधानी को फतेहपुर सीकरी से लाहौर लेकर गए थे कि हम लाहौर में ही उससे रुकेंगे, अंदर नहीं आने देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आपको इतना पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। जानकारी मिलनी चाहिए, चाहे पहले मिल जाए या फिर अभी मिले, लेकिन मिलनी चाहिए एग्जाम से पहले, बाद में नहीं। बाद में मिलेगा उसका कोई मतलब बनता नहीं है, बनेगा आने वाले एग्जाम में, लेकिन पछताना पड़ेगा। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? देखिए, बहुत सारे राजा महाराजा हुए, सभी के दरबार में कवि रहते थे, लेखक रहते थे, जो उस राजा के बारे में कुछ न कुछ लिखा करते थे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ खराब लिखा, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत राजा की तारीफ की, लेकिन उन्होंने कुछ भी किया होगा उससे मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी लेखक, जो भी कवि जिस राजा के दरबार में रहते थे, आपको उनका नाम पता होना चाहिए और उन्होंने कौन सी किताबें लिखी इसके बारे में पता होना चाहिए, बस। तो देखिए, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? उनका नाम था हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन, समुद्रगुप्त का। लेकिन जो वानभट्ट है, वानभट्ट आप बोलिए या फिर वानभट्ट बोलिए, दोनों एक ही है, ये किसके दरबार में था? यह था राजा हर्षवर्धन के दरबार में, राजा हर्षवर्धन, ठीक है। चंद्रवरदाई, यह तो मित्र था पृथ्वीराज चौहान का, और आप जानते होंगे कि इन्होंने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो। और ये किसके दरबार में थे? तो पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। भवभूति, ये किसके दरबार में थे? ये थे राजा यशोवर्मन, राजा यशोवर्मन, ठीक है, यशोवर्मन, कोई दिक्कत नहीं है। और इनके द्वारा जो भी किताबें लिखी गई हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप कमेंट कीजिए कि भवभूति ने क्या लिखा था। भवभूति बताइएगा। किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? आप जानते हैं कि 4 वेद हैं, चारों का नाम क्या है? एक का नाम है ऋग्वेद, दूसरे का नाम है सामवेद, तीसरे का नाम है यजुर्वेद और चौथे का नाम है अथर्ववेद, जो कि सबसे नया वेद है, उसका नाम है अथर्ववेद। लेकिन जो सबसे पुराना है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऋग्वेद। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में पता चलेगा हम लोगों को ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऋग्वेद होगा, ठीक है। इसी प्रकार से 4 युग होते हैं, पता ही है, सतयुग और त्रेता युग, द्वापर युग, और अभी क्या चल रहा है आपका? कलयुग, ठीक है, कलयुग। माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? माड़ मिट्टी, माड़ भात वाला है क्या? माड़ मिट्टी नहीं, ये अलग है। माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? तो यह पाया जाता है भाई दक्षिणी उत्तर प्रदेश। कहां पर? दक्षिणी उत्तर प्रदेश में माड़ मिट्टी। माड़ मिट्टी बेसिकली है क्या? यह है आपका इनफर्टाइल, इनफर्टाइल लैंड, यानी कि यह आपका है अनुपजाऊ, अनुपजाऊ भूमि, जहां पर थोड़ा खेती करना पॉसिबल तो है लेकिन थोड़ा मुश्किल है। देखो यहाँ पर आप कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो अगर आप जलोढ़ मिट्टी में धान की खेती करते हैं तो क्या होगा? वहां पर आपका उत्पादन ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे मान लो आप 1 एकड़, मान लो आपकी एक क्यारी है, एक खेत है 1 एकड़ की, अगर आप उसमें धान रोपते हैं तो वहां पर मान लीजिए आपका उत्पादन होता है 20 क्विंटल। कितना होता है? 20 क्विंटल। लेकिन अगर आप माड़ मिट्टी में खेती करेंगे तो भाई वहां पर कम हो सकता है। कितना होगा? 12 होगा, 8 होगा, या फिर मान लो 6 क्विंटल हो गया, उतना है जमीन पर। तो क्या होगा? इससे नुकसान किसका होगा? नुकसान जो फार्मर होगा उसका होगा, यानी कि इकोनॉमिकल नहीं है, ठीक है। ये मतलब खेती आप कर सकते हैं, आप जबरदस्ती वहां पर कुछ भी लगाएंगे तो भाई उगेगा ही, लेकिन अच्छा पैदा नहीं होगा, ठीक है, पैदावार अच्छा नहीं होगा। इसीलिए इसे ध्यान में रखा जाता है। और यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? कुछ कारण होंगे। तो देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम पाया जाता है, एल्यूमिनियम 60% आप मान लीजिए, आयरन, इसके अलावा और सिलिका, ठीक है। एक होता है आपका 15%, दूसरा है आपका 25%। कितना हो गया? 25, 15, 40 और 60, 100%, ठीक है।
मैजिनोट रेखा किस किस देश के बीच स्थित है, यानी कि किन दो देशों के बीच में स्थित है आपका मैजिनोट रेखा। आप बताइएगा जो आपका फ्रांस और जर्मनी है, इन दोनों देशों के बीच में है मैजिनोट रेखा। कौन सा है? मैजिनोट रेखा। किसके बीच में? फ्रांस एंड जर्मनी, ठीक है। लेकिन जो आपका नामीबिया अंगोला है, इनके बीच में भी कोई बॉर्डर होगा, बिल्कुल। उसका नाम क्या है? उसका नाम है अंगोला नामीबिया बॉर्डर, ठीक है। यूएसए और कनाडा, इनके बीच में क्या है? इनके बीच में है 49th पैरेलल लाइन, 49वीं समानांतर रेखा। जर्मनी और पोलैंड, इनके बीच में कौन सा है? आप कमेंट कीजिए। लेकिन यहाँ पर जहां तक मुझे याद आ रहा है कि कुछ ऐसे है, ऑर्डर निस करके है नाम, ठीक है। अगर सही है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप बताना देख करके कहीं से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। प्लासी के युद्ध के बाद किसको बंगाल का नवाब बनाया गया था? प्लासी का बैटल कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इतना सबको पता होगा। जून 1757। और जो आपका बक्सर का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1764 में, ठीक है। तो देखिए उसमें जब युद्ध हुआ प्लासी का, एक तरफ कौन थे? एक तरफ थे सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब हुआ करते थे, और दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ थे रॉबर्ट क्लाइव जो कि ब्रिटिश को लीड कर रहे थे। इतना पता होगा, बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी लोग थे सिराजुद्दौला के, जैसे कि मीर जाफर था, मीर कासिम था, या फिर बहुत सारे बैंकर थे, बहुत सारे सेठ थे, वे सब चले गए थे चंद पैसों के लालच में या फिर छोटे मोटे पद के लालच में इसके तरफ, तो ब्रिटिश की तरफ, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव की तरफ, जिसकी वजह से धोखे से सिराजुद्दौला को हराया गया था। किस युद्ध में? प्लासी युद्ध में, ठीक है। तो भाई इनकी हार हो जाती है। उसके बाद नवाब कौन बनते हैं? नवाब बनते हैं मीर जाफर। कौन बनते हैं? मीर जाफर बनते हैं, ठीक है। आपका राइट आंसर कौन सा हो गया? मीर जाफर हो गया, सिंपल की बात है। लेकिन आगे चल करके मीर जाफर से भी अंग्रेज नाखुश होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? एक कारण है, इसकी एक ही नहीं कारण है, इसके 3-4 कारण है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे किसी और क्लास में, जब हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, ठीक है, जो भी थ्योरी, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इसके कारण थे जिसकी वजह से अंग्रेज मीर जाफर को भी इस पद से हटा देते हैं। उसके बाद कौन बैठता है वही बताऊंगा, फिर कौन बैठता है वही बताऊंगा, ठीक है। इसीलिए आप चैनल से जुड़िए और बस पढ़ाई का आनंद लीजिए, और कुछ नहीं। और अगला है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे? किसने किया था? 2 इन्होंने सिक्के जारी किए थे जो कि शुद्ध अरबी सिक्के थे। एक का नाम था जीतल जो कि तांबे का था, दूसरे का नाम था टक्का जो कि चांदी का था। जो चांदी का था उसका नाम क्या था? उसका नाम था टक्का, ठीक है। तांबे का जीतल और चांदी का टक्का किसने जारी किया था? इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश एक लिबरी तुर्क था जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक। और हम लोग इल्तुतमिश को क्या बोलते हैं? गुलामों का गुलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुलामों का गुलाम। ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जानते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक था यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी, ये गोरी का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था। यानी कि इसका गुलाम ये और इसका गुलाम ये, यानी कि गुलामों का गुलाम, इसीलिए बोलते हैं। इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने बनाया था तुर्क ए चहलगानी। तुर्क ए चहलगानी क्यों बनाया था? पता होगा, नहीं पता है तो हम बात करेंगे हिस्ट्री में। जो कि 40 लोगों का क्या था? एक ग्रुप था, एक समूह था, ठीक है। और इसी का पार्ट बलबन भी था। लेकिन हम और किसी क्लास में बात करेंगे बलबन ने इसे कैसे खत्म कर दिया था, क्यों किया था, सब कुछ जानेंगे। और आप जानते होंगे कि इल्तुतमिश ने क्या किया था? जो कुतुब मीनार है, कहाँ पर है कुतुब मीनार? नई दिल्ली में है कुतुब मीनार। नई दिल्ली में एक एरिया है जिसका नाम है मेहरौली, वहीं पर आपका कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार की नींव रखी थी ऐबक ने, यानी कि ऐबक ने पहली मंजिल का निर्माण कराया, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये सब
किसने? इल्तुतमिश ने। और वह जो आपका कुतुब मीनार है वह एक 5 मंजिला इमारत है। बस उसे क्यों बनाया गया था? तो आप ऐसा मत बोलिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की याद में बनाया गया था, ऐसा नहीं है। एक सूफी संत है जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक सूफी संत है, उन्हीं की याद में बनवाया गया था कुतुब मीनार को, ठीक है। और एक बार उसमें बिजली गिरने की वजह से जो ऊपरी मंजिल था वह डैमेज भी हुआ था, जिसे रिपेयरिंग का काम किसने किया था? आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए भी कुछ होमवर्क होना चाहिए। वह थे लोधी वंश से संबंधित। आप बताइएगा कि वह कौन थे? सिकंदर लोधी थे, या फिर बहलोल लोधी थे, या फिर और कोई लोधी थे, या फिर इब्राहिम लोधी थे? आपको बताना है। तो चलिए, बहुत ज्यादा हो गया इसमें। अगर आपको इस क्लास को करने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई जानकारी बढ़ रही है, अच्छा लग रहा है, तो शेयर भी कर देना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और नहीं लग रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। हम उसके ऊपर भी थोड़ा काम करने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।